Hello students, I Dr. Pooja Agarwal welcome you all in my classes. Students, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नेट एग्ज़ाम नेट JRF एग्ज़ाम का पेपर 1 लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें हम टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट 1 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 9 लेक्चर्स के थ्रू हमने कुछ टॉपिक्स यूनिट 1 के कवर भी करे हैं. Students, today I am going to give you a motivational lecture to all of you to maintain your morale, your motivation level up to the mark which is required for the preparation for the NET JRF exam, right? So students, I know कि अभी आप सब मेहनत कर रहे हैं, आप सब प्रिपरेशन कर रहे हैं नेट JRF के लिए, और स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए टॉपिक टू टॉपिक आप प्रैक्टिस के साथ साथ कंटेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपनी मेहनत उसी दिशा में करते रहें, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा, आगे आपको कब एग्ज़ाम देने मिलेगा, कब डेट आएगी, कब आपको एडमिट कार्ड इशू होंगे, एग्ज़ाम अभी इस साल होगा कि नहीं होगा. दिसंबर में कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग सितंबर में बात कर रहे हैं, और आगे क्या डेट आएगी कुछ आइडिया नहीं है. लेकिन ये सच है कि आपकी प्रिपरेशन, आपका सिलेबस, वो आपको हमेशा पे बैक करेगा. सिलेबस जो आपके सामने दिया गया है वही सिलेबस है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, उतना ही प्रिपेयर आपको करना है. डैट मीन्स आपके पास एक रोड मैप है, आपके पास एक रोड लाइन है जिसमें कि आपको पता है कि आपको इस सिलेबस को कवर करना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, राइट? दैट इज़ द नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 कि प्रिपरेशन करनी है. ऐसा नहीं है कि जब एग्ज़ाम की डेट आएगी देन आप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन करना, और फिर उसके बाद आप उस पे एग्ज़ाम को फेस करके उसको कंप्लीट करके JRF पाएंगे. ऐसा भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है और प्रिपरेशन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप रियली JRF को फोकस कर रहे हैं, अगर आप सच में JRF को पाना चाहते हैं, तो आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल फुल प्रूफ होनी चाहिए, ताकि आपके MCQ प्रैक्टिस हो पाए, आपका रिविज़न हो पाए, आपका कंटेंट कवरेज हो पाए. तो इसके लिए एक अच्छा टाइम स्पैन चाहिए, अच्छा टाइम चाहिए, और साथ में आपका एक जो रूट प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, जो टाइम टेबल है, उसका ठीक से पालन होना भी बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए आपके पास इससे अच्छा समय, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी. ये चाहे कोई भी कारण हो, चाहे इस वक्त जो वायरस है, जो पेंडेमिक समय है, वो अच्छा नहीं है, इट इज़ नॉट गुड. लेकिन अगर आप प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है जीवन में कि जो बुरे से बुरे वक्त में भी अगर आप जो अच्छा है वो निकाल कर उसको ध्यान में रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो जीवन का कठिन से कठिन पथ मार्ग भी आपको ईजी लगेगा, आसान लगेगा, और आप अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ पाएंगे, राइट? स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस बात को आपको पूरी तरह से समझाने के लिए एक कहानी की हेल्प लूँगी. आपको एक कहानी के थ्रू अपनी बात, अपना संदेश पहुँचाऊँगी. कहानी है हार्डवर्क पर, कि कठिन परिश्रम कितना इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि ये बिल्कुल सच है स्टूडेंट्स कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. कोई भी बात, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ हार्डवर्क का, परिश्रम की जगह नहीं ले सकती. और ये भी तय बात है कि परिश्रम अगर आपने किया है, सही दिशा में परिश्रम किया है, तो वो हमेशा आपको पे बैक होगा, हमेशा उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, राइट? देर से हो सकता है कि फल देर से मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर. ये सर्व सत्य है, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? सो उसके लिए आज मैंने जो कहानी आपके लिए चुनी है, वो है, उसका टाइटल है गार्डन ऑफ हार्डवर्क. कैसे एक परिश्रम का जो बाग होता है, बगीचा होता है, उस पर ये कहानी निर्भर करती है. स्टूडेंट्स, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुज़ुर्ग रहते थे, जिनका नाम मोहन लाल था, और वो एक किसान थे. उनके पास ज़मीन थी, खेत था उनका, जिस पे वो मेहनत करते थे, और बड़ा ही मेहनत के बाद उनको बड़ा ही अच्छा फल के रूप में उनको एक अच्छी फसल मिलती थी, जिसको वो काट के बाज़ार में बेचकर अच्छा पैसा अर्न कर लेते थे, और इस तरह से वो अपना जीवन यापन करते थे. एंड वो बहुत परिश्रमी थे, बहुत हार्डवर्किंग थे, और इस वजह से उनको जीवन में कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, एंड वो अपने जीवन से बड़े संतुष्ट थे. लेकिन उनके 3 पुत्र थे, जिनका नाम राम, श्याम और सोहन था. उनकी परेशानी का एक कारण था उनके वो तीनों पुत्र. क्यों?
क्योंकि वो जो तीनों पुत्र थे वो हमेशा सोते रहते थे, बहुत आलसी थे, जीवन को लेकर उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। वो आगे क्या करेंगे जीवन में, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, इस तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं था। वो केवल सोते रहते थे और खाते रहते थे। इस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। वो पिताजी से कोई भी सीख नहीं लेते थे, पिताजी का कोई हाथ नहीं बटाते थे, उनकी मदद नहीं करते थे। उनको कभी भी उनके खेत में जब वो कठिन परिश्रम करते थे तो उनको हेल्प नहीं करते थे। तो इस वजह से जो मोहनलाल थे वो बहुत दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण केवल एक यही था, बाकी उनके कठिन परिश्रम के कारण उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। तो इस वजह से मोहनलाल जी ने एक बार सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपने इन आलसी नाकारा पुत्रों को सही राह पर लेकर आ पाऊँ। ऐसा मैं क्या करूँ, ऐसी क्या युक्ति अपनाऊँ कि मैं अपने पुत्रों को ठीक कर लूँ इस जीवन में, ताकि ये भी अपना जीवन आगे अच्छा व्यतीत कर पाएँ। और ऐसा सोचते सोचते एक दिन उनके मन में अचानक एक योजना आई, एक युक्ति सूझी उनको कि इस युक्ति के द्वारा मैं अपने पुत्रों को ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो पुत्रों, अब मेरी तो उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो मैंने अपने जो भी मेरे अभी तक के जीवन का जो जमा पूंजी थी, जो मैंने अभी तक कमाया था, वो सब मैंने एक खजाने के रूप में खेत में छुपा दिया है। और हमारा जो खेत है उसमें अंदर दबा हुआ है, तुम लोग जाकर उसको निकाल लो, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते रहे ही तुम लोगों का जीवन भी सुंदर सुनहरा हो पाए और तुम लोग अपने जीवन का यापन अच्छे से कर पाओ। तो पुत्रों, तुम लोग कल जाकर उस ज़मीन से, खेत से वो खजाना निकाल लेना खोद कर। तीनों ही पुत्र बड़े प्रसन्न हुए, बोले अरे और हमें क्या चाहिए था, चलो पिताजी ने तो बहुत अच्छा अभी हम लोगों के लिए आगे का जीवन हमारा बड़ा ही सरल कर दिया है, और हम वो खजाना निकाल कर हम तीनों भाई आराम से अपने जो जीवन हमारा आगे है उसको आगे व्यतीत कर पाएंगे। और ये सोचकर वो तीनों सुबह बिल्कुल प्रातः तड़के उठ गए तैयार होकर, और कुदाल लेकर खेत पहुंच गए। राम, श्याम और सोहन तीनों ने निश्चय किया कि अब हम इस खेत को खोदना शुरू कर देंगे। तो राम ने खेत के एक कोने पे खोदना शुरू करा, श्याम ने दूसरे खेत के दूसरे कोने पर खोदना शुरू करा, और जो सोहन था उसने खेत के बीच के स्थान को खोदने का निश्चय किया। इस तरह तीनों ही मेहनत में लग गए, परिश्रम में लग गए, और बड़े परिश्रम से, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी खुशी खुशी उस खेत को खोदने लग गए। देन पूरा खेत उन्होंने फाइनली कुछ दिनों के परिश्रम के बाद उन्होंने खोद दिया, और पूरा का पूरा खेत खोदने के बाद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। इससे वो तीनों बड़े ही निराश हुए, बड़े दुखी हुए, और दुखी होने पर उन तीनों ने आपस में कहा कि पिताजी ने तो हमें कहा था इसमें एक खेत में खजाना दबा है, हमने खेत का कोना कोना खोद लिया लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। और ऐसा सोच के वो पिताजी के पास पहुँचे और पिताजी से बोले कि हमें तो कोई भी खजाना नहीं मिला पिताजी, और हम तो इतना थक गए, हमने इतना परिश्रम किया, लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला, और इस वजह से हम लोग बहुत ही निराश हैं, बहुत ही हम दुखी हैं कि हमें हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, और कोई खजाना हमें नहीं मिला, आपने हमसे गलत कहा था। तो पिता ने कहा कि ठीक बात है पुत्रों, आपको खजाना नहीं मिला, लेकिन अब ऐसा है कि तुम लोगों ने खेत खोद ही लिया है, इतना परिश्रम किया ही है, तो एक काम करो कि तुम बीज लेकर इन खुदे हुए खेत में उन बीजों को फैला दो और उनको दबा दो। तो अब तीनों तो बहुत निराश थे, उन्होंने कहा कि अब तो कुछ और तो चारा है नहीं, चलो जो पिताजी कह रहे हैं वही कर देते हैं, और ये बीज हम पूरे खुदे हुए खेत में फैला देते हैं। और उन लोगों ने बीज पूरे खेत में फैला दिए। घर आ गए और निराश तो थे ही कि लो, हमने तो सोचा था अब हमें खजाना मिल गया, हम तो अब बड़े आराम से अपना जीवन यापन करेंगे, लेकिन हमें कोई खजाना नहीं मिला। कुछ समय बाद जब वो खेत में पहुँचे, कुछ दिनों बाद, महीनों बाद, तो उन्होंने देखा कि अरे उसी खेत में, जिस खेत को उन्होंने पूरा खोद कर वो निराश हो गए थे, उन्हें बड़ा दुख हुआ था, पिताजी पे भी गुस्सा आया था कि पिताजी ने हमको गलत बताया और हमने बीज बो दिए थे उसमें,
लेकिन इस खेत में तो कितना सुंदर फसल आई है, कितनी हरी लहलहाती सुंदर हमको जो खेत में फसल है वो उग कर आई है, और ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वो तीनों ये खुशी खुशी अपने पिताजी को बताने गए। पिताजी को खेत पर लेकर आए और उन्हें दिखाया कि देखिए पिताजी, हमने जो बीज बोए थे उसकी कितनी सुंदर फसल आई है, और खेत कितने सुंदर लग रहे हैं, और इस बार हमारी फसल बहुत ही सुंदर हुई है। तो पिताजी ने कहा कि देखो बच्चों, देखो पुत्रों, यही वो खजाना है जिसकी बात मैं तुमसे कर रहा था, कि परिश्रम का जो फल होता है वो एक खजाने से कम नहीं होता, वो किसी भी ट्रेजर से कम नहीं होता। आप उसको जब आप मेहनत करेंगे तो ये अश्योर्ड है कि वो खजाना आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो पुत्रों, आज तुम इस बात से सबक लो कि जो कठिन परिश्रम है उससे हमेशा तुम्हें कुछ ना कुछ फल स्वरूप ऐसा मिलेगा जो खजाने से कम नहीं होगा। और तीनों पुत्रों को ये बात समझ में आ गई। पिता की दी हुई सीख उनके दिमाग में बैठ गई कि पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम खुद ही अपने खेतों में उस खजाने को जिसकी बात आप कर रहे थे वो पा लेंगे और अपने आगे जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। ये तीनों पिताजी की उस बात को समझ गए और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम सदैव कठिन परिश्रम करेंगे, सुबह उठेंगे, मेहनत करेंगे और ये फल पाके रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा इस स्टोरी में? क्या हमें इसका संदेश मिलता है कि जो कठिन परिश्रम का फल है वो बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है, बड़ा सुनहरा होता है। और यही ये कहानी आपको भी संदेश देती है कि जैसे आप सब नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन खुल गया है तो आप में से जो लोग जॉब कर रहे हैं मे बी उनको जॉब में वापस भी जाना पड़ गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चाहें तो समय निकाल के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए निश्चय कर लो और कठिन परिश्रम का बीज उस निश्चय में डाल दो तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको एक मीठा फल उससे ना मिले। वो मीठा फल यहाँ पर क्या होगा? आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना। जब आप मेहनत करेंगे, आप दृढ़ निश्चय करेंगे, आप उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे, ना आप इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, एक सीध में अपनी प्रिपरेशन, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चय ही स्टूडेंट्स वो लक्ष्य आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई भी आपके लक्ष्य को पाने से रोक नहीं सकता, यही सत्य है। सो स्टूडेंट्स, ये इसी तरह है जैसे कि द डे यू प्लांट द सीड इज़ नॉट द डे यू ईट द फ्रूट। एक ही दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा कि आपने एक दिन में, जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप सोच रहे हैं कि जब हमको डेट पता लगेगी देन वी विल स्टार्ट प्रिपरेशन, तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आज से मेहनत करेंगे तो आपको कल फल मिलेगा। किस रूप में? आपके नेट क्वालिफाइड, आपके जेआरएफ क्वालिफाइड के रूप में। अगर आप ये सोचें कि डेट में आ जाएगी तब हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप आज ही प्रिपरेशन करें और आज ही आपको उसका फल मिल जाए और आप क्वालिफाई कर लें। इसलिए आप सब बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी सोच के केवल एक दिशा में आगे बढ़ें, वो है जेआरएफ क्वालिफाई करना। हमें करना ही करना है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बार हमको अपने जो हमारी अभी तक की अचीवमेंट्स हैं, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करी है, आप टीचिंग कर रहे हैं, कहीं कहीं जॉब कर रहे हैं, उसमें एक ऐड ऑन जेआरएफ करना ही करना है। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस बात को डिटर्मिन करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ें। आई होप आपको ये लेक्चर मोटिवेशनल लगा होगा, आपका मोटिवेशन कुछ ज़रूर हाई हुआ होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस लेक्चर से बेनिफिट मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, अगर आपका थोड़ा सा भी मोटिवेशन लेवल हाई हुआ है, तो आप इस लेक्चर को लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा। और स्टूडेंट्स, एक और बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो अभी हम लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और उसके जो टॉपिक्स हैं और जो अपकमिंग टॉपिक्स होंगे, उनके अगर आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर कोई मैसेज करना चाहते हैं, मैसेज के थ्रू कोई डाउट है, कोई क्वेरी है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए, तो वो मैसेज भी आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है ये लेक्चर, तो इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा और दूसरे दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएँ, लाभ उठा पाएँ। और अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सो स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तब तक के लिए गुड बाय।